ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं। मैंने आज सुबह उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हमारे रोटेशन में होता है, कभी कुछ कभी 2 साल कोई और होता होगा, 2-3 साल फिर कोई और होता होगा। तो मैं तो इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही मानता हूँ हिंदी का। तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानी तो है नहीं हिंदी का। मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही है भाई साहब कि प्रशंसा करने में और चापलूसी करने में सिर्फ ये फर्क है कि अगर किसी आदमी की स्वार्थवश आप प्रशंसा करते हो तो वो चापलूसी है, और निस्वार्थ भाव से आप उसकी प्रशंसा करते हो तो वास्तव में प्रशंसा है। और हम लोग प्रशंसा को चापलूसी में गिन लेते हैं और प्रशंसा करना बंद कर दी हमने, क्या जो चापलूसी हो गई। अरे वो चापलूसी नहीं है। और डॉक्टर से कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कि 90% बीमारियां लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से होती हैं पूरी दुनिया में। लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिला, डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, खत्म हो गए वो लोग। अरे कुछ अच्छे बोल के भी तो बोल सकते हो। और मैं इसे ऐसे बोल के खत्म करता हूं इस बात को कि दूध के फटने से वो लोग डरते हैं जिन्हें छेने का रसगुल्ला बनाना नहीं आता। दूध के फटने से वो लोग डरते हैं जिन्हें छेने का रसगुल्ला बनाना नहीं आता। जिन्हें रसगुल्ला बनाना आता है उन्हें कोई चिंता नहीं होती, अच्छा हो बुरा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब कुछ अच्छा होता है। तो इस बात की जिम्मेदारी आपकी भी अच्छी बनती है। और मैं उद्घाटन इस गोष्ठी शुरुआत के लिए मैंने ये बात इसलिए कही कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम सब सीखने के फेस में, हम सब लर्निंग के फेस में हैं। और यहां जब खड़े होकर बोलो तो तुम्हारी गलती ही निकलेगी। तुम इस चिंता मत करना इस बात की, क्योंकि तुम्हारे गुरु सुन रहे हैं, तुम्हारे साथी सुन रहे हैं और तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो। और यहां गलती नहीं करोगे तो कहां करोगे? गलती कहां करोगे? अगर सचिन गुरु आचरेकर सर के साथ अगर खेल रहा है और वहां वो अगर गलती नहीं करेगा तो कहां कोई भारत पाकिस्तान के पिच पे उसकी गलती सुधरेगी? अरे यही सुधरेगी। और वो वहीं गलती करने से डरे, वहीं प्रश्न पूछने से डरे, वहीं पर ये बात करने से डर जाए कि ये बॉल अगर ऐसी आए तो मैं इसे लेफ्ट करूं कि राइट करूं, तो खत्म। ये वो जगह है जब 5 साल आपको सीखना है, पूछना है, क्वेश्चन पूछने, अपने गुरुओं से पूछने हैं, अपने साथियों से पूछने, अपने सीनियर से पूछना है। पूछने से डरना मत, बोलने से मत डरना। गलत हो, खराब हो, कुछ भी हो, तुम्हारा प्ले ग्राउंड है, यहाँ तुम 5 साल प्ले करोगे, खेलोगे, और जब बाहर निकलोगे तो तुम इंटरनेशनल मैच खेलोगे और तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधांशु प्रकाश जी भाई साहब को। बहुत अच्छा बोला। एक बार पुनः करतल ध्वनि बजाकर आदरणीय सुधांशु प्रकाश जी भाई साहब का अनुरोध करेंगे, जिन्होंने आधुनिक पंचतंत्र कथा कोश जनक की तरह अपनी बात को स्पष्ट किया। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर करता हूं। पुराने जमाने की आपने पंचतंत्र की कथाएं पढ़ी होंगी, उनमें वो पुराने जमाने किस्से कहानियां जो आज के टाइम पे वैसी परिस्थितियां भी नहीं है, लेकिन उन्होंने आजकल की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, विद्यार्थियों की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बीच में जाकर के वक्तृत्व शैली के विकास के गुण बताए। एक बार पुनः करतल ध्वनि बजा करके उनका स्वागत करेंगे। और वो स्वयं ही एक अच्छे वक्ता हैं। हम सब अच्छे वक्ता कैसे बने, यह सब बातें उन्होंने बताई। दूसरे हेलो, मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, अच्छा ही समझ ले। हमारे जो प्रवचन के बाद में समीक्षा होती है उसमें सबसे पहला वाक्य यही होता है, खास करके फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो पहली बार, कि प्रथम प्रयास बहुत अच्छा बोला है। और सचमुच उस समय कोई बहुत बड़ी तत्व की गलती हो तो उसकी गलती बता देते हैं, नहीं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला है, अच्छा प्रयास है, ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। और इन सब की भी आदत ऐसी है, कोई बहुत अच्छा बोल करके जाएगा उतनी तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन उपाध्याय कनिष्ठ का विद्यार्थी और उसमें भी कर्नाटक या तमिल का विद्यार्थी खड़ा होकर के बोल रहा है और टूटा फूटा कैसा भी बोलेगा उसमें सबसे ज़्यादा तालियां बजाएंगे। इसका मतलब ये अप्रिशिएट करते हैं। और अब ये सामूहिक की बात हुई, आपने जो बात की, आप व्यक्तिगत यदि ऐसा नहीं करते हो, आप उसे प्रोत्साहित नहीं करते हो, तो आप जरूर उसे प्रोत्साहित करें। अभी हिंदी विषय के ज्ञाता आदरणीय डॉक्टर
अनिल जी साहब से निवेदन है वो आएँ और यहाँ पर हमको साप्ताहिक विचार गोष्ठियों के संबंध में कुछ स्नेहिल स्फूर्तियाँ प्रदान करें। आदरणीय अनिल जी भाई साहब। आदरणीय भारिल जी और मंच और श्रोताओं, मैं जब यहाँ सुन रहा था तो मुझे एक संदर्भ समझ में आ रहा था। भारिल साहब को देखकर मैं सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा वक्त तक कौन सा पेड़ बना रहता है, कौन सा वृक्ष बना रहता है। वो वृक्ष बना रहता है जो बहुत ऊंचा होता है, दूर तक फैलता है, या वो वृक्ष बना रहता है जिसमें अपने जैसे बहुत सारे वृक्षों को बीज रूप में विकसित करने की संभावना होती है। मुझे लगता है दूसरी बात ज्यादा सही है। आप अपने जैसे बहुत सारे बीजों को विकसित कर रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि की बात है। और चूंकि एक बात और यहाँ पर है वक्तृता शैली के बारे में। विश्वविद्यालय में पिछले 37 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। यहाँ के जो विद्यार्थी एमए हिंदी करने के लिए आते रहे हैं, वो कुछ उनमें ऐसा जरूर होता है कि वो पहचान लिए जाते हैं कि वो यहाँ के विद्यार्थी हैं। और ये जो पहचान है, ये पहचान आपको तत्वबोध से मिलती होगी, मगर उसका परिचय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हो यह जरूरी नहीं है। उसका वहां उतना अवकाश भी नहीं होता। आप जैन दर्शन के बारे में, जैन चिंतन के बारे में कितना जानते हैं, इसका परिचय हमें वहां नहीं मिलता। पर आप में कितना आत्मविश्वास है, आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कह पाते हैं और अपने कहने पर दृढ़तापूर्वक दलील दे पाते हैं, इससे भी आप पहचाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये यहां बाकायदा सिखाया जाता है। और किसी भी वक्ता के लिए ये बड़ी अहम बात है, उसका आत्मविश्वास, उसका शब्द चयन, उसका बोलने का तरीका। और जैसा कि अभी यहां एक बात और कही गई, पंचतंत्र के स्थान पर, जैसा छोटे भारिल साहब आधुनिक पंचतंत्र के तरीकों से नए नए उदाहरण देकर अपनी बात कहते हैं, वह भी आपको विकसित करना है। क्योंकि अगर आप पुरानी दलीलों से अपनी बातों को कहेंगे तो बहुत दूर तक आज के जमाने में वो आपका उतना साथ नहीं देंगी, जितना नए संदर्भों से जोड़कर आप अपनी बात कहेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इतनी बड़ी संख्या देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात और अच्छी लग रही है कि जब पेड़ नहीं बनता है तब उसे ऊंचा बढ़ाना आसान होता है। जब इधर उधर उसकी शाखाएं छट जाती हैं तब उसे ऊंचा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको प्रारंभ से ऊपर बढ़ने की जो क्षमता यहां दी जा रही है, भाई मैं तो समाज में देखता हूं, यूनिवर्सिटी की बात तो अलग है, समाज में भी आप अपने बोलने के कारण, अपने ज्ञान के कारण पहचाने जाते हैं। और एक बात का मुझे भी फक्र है, जिन वीर सागर जी का यहाँ जिक्र हुआ, संजय जैन जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा में पढ़ा रहे हैं, गजेंद्र जो गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में पढ़ा रहे हैं, इन सबको मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। इन सबके नामोल्लेख से ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी क्षमता को ऐसे विकसित कीजिए कि आपका भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संदर्भों में नाम लिया जाए। अगर प्रवचन की बात करें तो प्रवचन देना बुरी बात नहीं है। प्रवचन ऐसे दीजिए कि आप तो प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, मैं तो उसका मूलतः विद्यार्थी नहीं हूं। आप तो ऐसे ही कहने की कला जानते हैं कि कह भी दिया जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए, पर उसे ये ना लगे कि उससे सब कुछ कह दिया गया है। तो ये जो बात है, ये प्रवचन में भी बहुत उपयोगी होती है कि आप अपनी बात को, अपने विचार को सामने वाले तक कैसे पहुंचाएं,
किस कुशलता से पहुंचाएं कि एक लंबे समय तक लोग आपको इस रूप में याद रखें कि भाई अमुक व्यक्ति आए थे, उनका समझाने का तरीका औरों से कुछ अलग था, या यह कहिए कुछ खास था। ये जो कुछ खास है ये विकसित होगा, धीरे धीरे विकसित होगा, यहां आकर विकसित होगा, बोलने से विकसित होगा और मीठेपन से एक दूसरे की कमी निकालने से विकसित होगा। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते देखा होगा, घड़ा सूख जाता है, वो उसको आकार देता है, जब थोड़ा गीला होता है तो उसको थपक कर गोल कर देता है, और जिस घड़े में उसे लगता है कि थपकने से टूट जाएगा, उस पर पहले पानी के छींटे मारता है, फिर अंदर से सहारा देता है और फिर उसे आकार देता है। और इस सब प्रक्रिया में घड़ा जब पककर निकलता है तो सुंदर होता है, गोल होता है, पानी को भरने की क्षमता से युक्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। एक और जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से शास्त्री होकर के निकले हुए विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर जहाँ भी पहुँचे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ पहुँचे हैं, निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वहाँ की सभाओं का संचालन उन्हीं के हाथ में आया है। अभी अभी की घटना है, हमारे निपुण जैन टीकमगढ़ के बैंक सेक्टर में गए हैं और चेन्नई में नियुक्त है 2-3 साल से। उन्होंने बहुत प्रयास करके मध्य प्रदेश में अपना तबादला ट्रांसफ़र करवा लिया, और जब बैंक मैनेजर और उन सबको पता चला कि अब ये जा रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर अप्रोच करके उनका ट्रांसफ़र कैंसिल करवाया। किस लिए? ये चले जाएंगे तो फिर हमारी सभाओं का संचालन कौन करेगा। माने ये बैंक सेक्टर में जाकर के भी हमारे विद्यार्थी यहाँ से निकले हुए सभाओं के संचालन में भी इतने माहिर हो जाते हैं, और ये इन्हीं गोष्ठियों का निश्चित रूप से प्रभाव है। हमारे हाथ में और कोई साधन नहीं है जिससे हम इस साध्य की सिद्धि कर सकें कि आपकी बात को हमने कितनी गहराई से अपने मन में अपनाया है। एक बार फिर से कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। यदा किंचिज्ञोहम द्विप इव मदान्धः समभवम तदा मूर्खोस्मीति तदा सर्वज्ञोस्मि द्विप तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवदवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदों में व्यपगतः। आप जैसे इन बुद्धजनों के पास जाकर के हमारा सर्वज्ञ होने का जो भ्रम है वो टूट जाता है। इसलिए एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियों की। मेरे पास में भाई साहब अभी एक और मौका है तालियां बजवाने का, आप कह दो तो बजवा दूं। बात यह है कि हमने जब आदरणीय भाई साहब को फ़ोन किया तो फ़ोन करने पर उनसे सिर्फ हमने इतना पूछा, भाई साहब आपके संबंध में हमें कुछ कहना है। मैं ही हूँ वो, आपके संबंध में कुछ कहना है, आप अपने संबंध में क्या कुछ बताएंगे जिसके कारण हम आपका परिचय दे सकें। उन्होंने मात्र इतना सा कहा, मैं 37 साल से हिंदी पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी मानने को तैयार नहीं किया। ऐसे धरती से, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बार ताली तो दोबारा बनती है। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे आकर के 2 शब्द कहें। सर, वी हार्टिली रिक्वेस्ट यू to materialize the mechanical instincts of our brains. Thank you. जय जिनेन्द्र सबको। परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य पंडित श्री रतनलाल जी भारीले साहब एवं आदरणीय मंच और भावी विद्वानों, हालांकि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा इंजीनियरिंग वे में मेरा इंट्रोडक्शन दिया और उस हिसाब से कहा है, बिकॉज
जैसे हम लोग जैसे विचार गोष्ठी है बेसिकली, उसके बारे में ये तो एक जनरल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, और हर क्षेत्र में, चाहे भाई राजनीतिक हो, सामाजिक हो या अपने धर्म में हो, तो ये एक्चुअली सिस्टम तो एक ही है, सेमिनार्स, विचार गोष्ठी, इन सब से, और इनसे नेचुरली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और संस्कारों का, सामाजिक प्रवृत्तियों का, और जनरल धर्म के बारे में जो बातें हैं वो सबका विचार गोष्ठी से ही संभव है, इसके बिना हो नहीं सकता। एक सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि मैं इंजीनियर होने के कारण, क्योंकि मैं तो इतना विद्वान हूँ नहीं आप और बात कर सकूँ इस विषय पे, कि कोई भी सेमिनार होती है उसमें मान लो 10 स्पीकर हैं, 10 स्पीकर हैं तो 10 स्पीकर, जो एक स्पीकर बोलने जाएगा तो कम से कम 10 विद्वानों को रेफर किया होगा उसने, 10 किताबों को रेफर किया होगा, तब जाके वो तैयार करके लाएगा अपना स्पीच, वो बोलेगा। तो आपके पास सीधा इतने जनों का एब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है उस माध्यम से, और इसके बाद में यदि मान लो और उसके बाद में इतने जने वक्ता होंगे, जो सुनने वाले होंगे, श्रोता, उनसे इंटरेक्शन होता है, तो कितना मल्टीप्लाई करें तो करीब 100 गुना हो जाता है। तो आप एक सेमिनार से कम 100, जैसे कई शास्त्र आप पढ़ें या कई लोगों को सुने, तो उससे कई मतलब उतना ज्ञान एक ही सेमिनार से प्राप्त हो जाता है आपको। तो इन मतलब जो ये हो रही है, आपने जो ये चालू किया है सेमिनार, ये तो 40 साल से चालू रख रहे हैं, और आज उद्घाटन है उसका, ये बहुत ज़रूरी है एक अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। जो अभी उन्होंने एस.पी. भारिल साहब ने कही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनकी कैसे हुई, उसी ढंग से यदि आप लोग भी इसी उनकी जो उन्होंने कहा है उसका प्रेरणा स्वरूप लें, तो निश्चय ही एक बार उसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, जो मैंने देखा है कि कई विद्वान यहाँ निकले हैं, तो उनका मतलब आउटस्टैंडिंग ही है इंडिया वाइज। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो एक प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इससे एनकरेजमेंट मिलता है सबको, वो ज़रूरी है जो कि आगे के लिए। गोष्ठी में जैसे आप जब भी गोष्ठी आयोजन करते हैं तो उसके पहले आपने उनको सब्जेक्ट तो दिया ही है, तो आप उनसे एक एब्स्ट्रैक्ट ले लें बोलने के पहले, उनको लेके बाकायदा उनको आप उसको स्टडी करके उनको एक बार बता दें कि भाई इसको थोड़ा इन बिंदुओं पर रिवाइज करें, सो दैट कि इनिशियली उनका कुछ बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उसके बाद में उसको प्रिंट भी करें, प्रिंट करके और इनको कंपाइल करेंगे तो एक प्रकार का ही है, आपके पूरे साल का एक एसेट हो जाएगा और आगे के लिए अनुकरण होगा। और उनमें कई बातें ऐसी बच्चों के दिमाग से भी निकलेगी जो कि कई लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों को उनकी नॉलेज नहीं होती। तो कई बातें, क्योंकि आजकल का जो ब्रेन है, नया ब्रेन है, वो बड़ा स्टॉर्मिंग है और नई नई बातें सोचता है उनमें, तो वी कैन हैव दिस एडवांटेज ऑल्सो। और जैसे कि ये तो बड़ा सिंपल है, 200 आपके अभी विद्यार्थी हैं और एक वीकली कर रहे हैं आप, तो 4 से डिवाइड करें तो 200 को 50 आते हैं, 50, और तो हर विद्यार्थी का मैं सोचता हूँ कि इस हिसाब से 3 वीक में नंबर आ जाएगा। और ऐसे करके पूरे साल में हर एक को मौका मिल जाएगा, हर एक का एब्स्ट्रैक्ट भी छप जाएगा, उससे फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। आगे आप लोग बहुत विद्वान हैं, आप लोगों ने बहुत गोष्ठियाँ भी आयोजित की हैं, रेगुलर करते रहे हैं, तो अनुभव मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो मैंने भी काफ़ी इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह किए हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में, इनमें तो ये हम लोग इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट वगैरह इनवाइट करते थे और उनको पब्लिश भी करते थे। उससे एनकरेजमेंट भी मिलेगा इन बच्चों को कि मेरा ये प्रिंट हुआ है, तो दे विल ऑल्सो, और आगे के लिए दूसरों को लिए भी एक प्रेरणा स्वरूप होगा।
यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू, मेरे को आपने इनवाइट किया आज इतने बड़े मंच में, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझ रहा हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली प्रकाश जी को। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आना है, तो मैं उनका तो कहना टाल ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, और धन्यवाद सबको। प्रशांत पारस, हेलो हेलो हेलो, चालू नहीं गए, हेलो हेलो। हमने आपसे डिस्कशन में ये इस साल की योजना में ये भी शामिल था कि ये इसको प्रिंट करने के संदर्भ में ये भी योजना में शामिल था, ये भी इन्होंने रखा नहीं था, भूल गए शायद, ये अभी नोट कर ले आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम आदरणीय भाई साहब का। हम बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं और हमारे गुरुजन हमें अध्ययन कराते हैं, तो उसमें एक शास्त्रीय विषय है, परंतु उसके साथ साथ हमें एक इंजीनियर वे में हमें अध्ययन कराया जाता है। जैसे हमें एक गाथा पढ़ाई जा रही है, 721 नंबर की गाथा पढ़ाई जा रही है, तो उसमें बताया जाता है कि 7 से तत्व, 7 सप्त तत्व, जीवादिक सप्त तत्व, उसमें फिर 2 कि उसमें जीव और अजीव का भेद विज्ञान करके फिर एक जीव तत्व को ग्रहण करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमें एक उसका इंजीनियर वे में भी हमें यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। जी बिल्कुल। और आपने हमें एक दिशा की ओर बताया कि हमें विद्यार्थियों को एक एब्स्ट्रैक्ट छपवाना चाहिए, तो इस बार हमने एक इस सत्र की गोष्ठियों में एक नवीनता उजागर करी है कि जो साप्ताहिक दर से दर जो गोष्ठियां होंगी, उसमें हम विद्यार्थियों से जो वक्तृत्व लेते हैं, जो उनका हम उद्बोधन सुनते हैं, उनको हम आखिरी में एक विशेषार प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि जैसे उन्होंने 5 मिनट बोला या 6 मिनट या 4 मिनट्स जो कुछ भी बोला, हम उसका विशेषार उनसे मांगते हैं, जैसे आलेखात्मक रूप से, ताकि हम उसको छाप सकें, ताकि हम उसको रख सकें कि इस तरीके से ये परंपरा चलती है। उससे और बच्चों को प्रोत्साहन और आगे संस्कारों का बढ़ना और आगे की जनरेशन में भी इस कार्य को उन्नति प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें कुछ अपने भावों से इंगित कराया आदरणीय अनिल जी भाई साहब, इनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सॉरी प्रकाश चंद जी भाई साहब। अभी मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रमाद प्रकाश जी भाई साहब से कि वे आए और हमें यहाँ पर अपने विचारों से अवगत कराएं। गरिमामय मंच एवं आत्मार्थी बाल को, यदि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम मूर्ख ही तो हैं। यदि हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते सफलतापूर्वक, हम अपने विचारों को सामने वाले के मस्तिष्क में प्रत्यारोपित नहीं कर सकते, तो हम में और गूंगे लोगों में क्या अंतर है। कहते हैं कि बोलने वालों के बेर भी बिक जाते हैं, और जिन्हें बोलना नहीं आता उनके काजू किशमिश भी रखे रहते हैं। यह महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा है। एक वाक्य पूज्य रामजी जी भाई ने कहा था, हमारे प्रथम सत्र के विद्यार्थी ब्रह्मचारी जतीश भाई, अनेकों वर्षों तक वे सोनगढ़ में रहे, अनेकों वर्षों तक उनके साथ में रहने वाले लोगों ने उनके मुंह से 10-20 वर्ष में 10-20 वाक्य ही सुने होंगे बस, जब वे सोनगढ़ में रहते थे। और वे जब यहां महाविद्यालय में आए और कुछ ही महीने बाद, उन दिनों सोनगढ़ में शिविर लगा करता था, वे सोनगढ़ गए। सोनगढ़ में जतीश भाई रामजी भाई के संपर्क में बहुत निकटता से रहते थे, उनकी सेवा में रहते थे। जब यहां से लौट करके वहां गए तो रामजी भाई ने एक ही बात कही दादा से कि डॉक्टर साहब,
आपने हमारे मूक केवली को बोलता हुआ केवली कर दिया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने बड़ी गहराई से अनुभव किया, ये आपकी विशेषता नहीं है, ये टोडरमल स्मारक के पानी का कोई डिफेक्ट है। ये जो बच्चे यहां बैठे हैं, इनका अभी मैंने इंटरव्यू लिया है महीने भर पहले, जब इन्हें भर्ती किया। इंटरव्यू में 4 आदमी के सामने भी ढंग से बोल नहीं पाते हैं। और अब पर्यूषण आने वाले हैं, दक्ष लक्षण महापर्व, उससे पहले जो आमंत्रित विद्वान हैं, उनसे पहले जो हमारे नए विद्यार्थी आते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैंने उनके उन वक्तव्यों को सुना है, इंटरव्यू में उन्हें सुना है कि जहां वे 2 शब्द नहीं बोल पाते, और 2 महीने बाद यहां आकर उनके वक्तव्यों को सुना है। वो गंधर्व देव की गद्दी पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि दांतों तले अंगुली दबाने का मन होता है। 2 महीने में इतना अंतर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि टोडरमल स्मारक के पानी का डिफेक्ट है कि ऐसा। और जहां तक ये गोष्ठियों का सवाल है, मैंने अनेकों गोष्ठियां बहुत निकटता से देखी हैं, और मैंने ही ये सुझाव दिया था गोष्ठियों का स्तर देख करके कि क्यों नहीं हम इसके कंटेंट को पुस्तकाकार छपाएं। दरअसल एक विषय, और उसके जैसा कि शांति जी ने बताया कि सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया, सम्यक दर्शन का क्रम, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव की अंतर्बाह्य दशा, अलग अलग विषय देकर के जब उसके ऊपर मंथन होता है, तो विषय जब 10 वक्ता बोल करके जाते हैं, विषय इस तरह से समग्रता के साथ में तैयार हो जाता है कि अगर उसको पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाए तो वो अनेकों लोगों के कल्याण में निमित्त बने, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोगों ने उस सुझाव को क्रियान्वित करने की दिशा में कदम उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। कहने को तो अनिल जी, कहने को तो ये बच्चे हैं, हमें बच्चे लगते हैं, परंतु एक दफे आप इनकी गोष्ठी सुनिए, इनके शकल की तरफ मत देखिए, पर्दे के पीछे इनको बोलने दीजिए, आप सिर्फ उनकी गोष्ठी को सुनिए। शायद आपको लगेगा कि यूनिवर्सिटी के स्तर के बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस का स्तर इसके सामने छोटा हो जाए। विषय जिस समग्रता के साथ में और जिस अधिकार के साथ में, शास्त्रों के रेफरेंस के साथ में और अपने चिंतन के साथ में प्रस्तुत होता है, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसकी कोई सानी नहीं। मैं ये पॉइंट कहना चाहता था कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोग ही साल भर बोलते रहें और दूसरे लोगों को मौका ही ना मिले। शांति जी ने उस बात का निवारण कर दिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक गोष्ठी में कुछ बच्चे बोलेंगे तो आगे के लिए उनके बेनिर्भर हो जाएंगे कि अब हमारा नंबर नहीं आएगा, अब हमें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने भी विषय यहां दिए जाएं, उस हर विषय के साथ में हर विद्यार्थी की उतनी ही गहराई से तैयारी हो। इसलिए हम चुनाव ना करें। मान लीजिए हमें 10 बिंदु हैं और 100 विद्यार्थी हैं, तो 10-10 विद्यार्थियों को एक-एक बिंदु दे दीजिए और उन्हें अपना वक्तव्य तैयार करने दीजिए। आकर के यहां पर कौन बोलेगा उसका निर्णय यहीं पर होगा। आने से पहले जितने लोग बैठे हैं, विषय सबका तैयार होना चाहिए। तो हर व्यक्ति जिस समग्रता के साथ में विषय को तैयार करेगा, जैसी तैयारी आपकी होगी आपका कोई मुकाबला कर नहीं सकेगा। बातें सुनने से और पढ़ने से वो तैयारी नहीं होती। शिक्षक जो क्लास में पढ़ाते हैं ना, किसको पढ़ाते हैं वे? बच्चों को। तो बच्चे तो जो पढ़ते होंगे सो पढ़ते होंगे, शिक्षक खुद पढ़ता है। क्योंकि जब हम बात सुनते हैं, जब हम श्रोता के रूप में सुनते हैं, तो हम पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। जितना सुन लिया ठीक है, जो समझ में आ गया सो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं,
पर जब वक्ता को यहां बोलना होता है तो उसे कड़ियां जोड़नी होती हैं, एक उसका क्रमिक विकास होना चाहिए, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट रिलेट करना चाहिए, और कोई बात परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा सामने वाला सवाल पूछ लेगा तो उसका जवाब देने की स्थिति में हम हमारे वक्तव्य के प्रति हम जवाबदार होते हैं। तो जब हमें बोलना होता है तो विषय की जैसी तैयारी होती है वैसी सुनकर के कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये जो गोष्ठियां हैं ये हमारे व्यक्तित्व में के विकास में सबसे ज्यादा सहायक होती हैं। इन्हें हम हल्केपन में ना लें, और जब अब तो आपके पास वो मौका है कि यदि आप अच्छी विषय की तैयारी करेंगे तो यूं तो पता नहीं आप कब कोई किताब लिख पाएंगे जीवन में, और कब क्या आपका छपेगा या नहीं छपेगा। अभी तक इतने विद्यार्थी इतने विद्वान होकर के निकले हैं, कितनों की किताबें आई, परंतु अब आपके सामने मौका है कि आप अभी अपने विद्यार्थी काल में भी अपनी रचनाएं छपवाने का लाभ ले सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ में इन गोष्ठियों में भाग लें, अपनी चिंतन की प्रक्रिया को, इसमें जो आपने प्रेजेंटेशन में बताया था इसमें दो बातें थी। एक तो शास्त्रों के आधार पर अध्ययन करके उसको उस विषय को प्रस्तुतिकरण करना, और दूसरा अपने चिंतन का विकास। मैंने देखा कि शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर तो हमारे विद्यार्थी बहुत सफल रहते हैं, परंतु चिंतन का विकास जैसा होना चाहिए, ये मेरी अपनी बात है, मुझे संतोष नहीं होता। दुनिया के सामने तो आप विचक्षण हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यहां आपको एक इस बात का एक मायने में यह बात आपके लिए कठिनाई भरी है कि यहां सब लोग सामान्य श्रोता नहीं, आप जैसे ही प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, उनके सामने बोलना एक चुनौती भरा काम है, और वो आप सफलतापूर्वक उस चुनौती का सामना करते हैं। पर दूसरा फायदा और भी है कि वो जो दूसरे सामान्य श्रोता होते हैं वे जीवन भर श्रोता बने रहते हैं, वे वक्ता के रूप में आपका दर्द समझते नहीं हैं, पर यहां जो आपके श्रोता रहते हैं वे वक्ता के रूप में आपका दर्द समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक दिन मुझे भी यहां आकर के बोलना है और मुझे ही ऐसी स्थितियों का सामना करना है। इसलिए वे आपके हमदर्द श्रोता होते हैं। तो आपके सामने चुनौती भी है, पर आपको उसका प्रिविलेज भी है। हमें जैसा कि सुधातु प्रकाश जी ने कहा था कि हम उनकी गलतियां बताएं तो पहले उसको थपथपा तो दें, शाबाशी तो दें, और फिर बाद में जैसे कि हमें, अगर हम सचमुच ये चाहते हैं कि हमारे सुझाव और हमारी बातें अंकुरित हो, सामने वाले के दिमाग में जम जाएं, तो जैसे किसान खेत में बीज बोने से पहले खेत को नरम करता है, उसी प्रकार हम सामने वाले को अप्रिशिएट करके उसकी भावभूमि को नरम करें और उसमें अपने सुझाव के बीजों का बीजारोपण करें, तो वे सचमुच प्रस्फुटित होंगे और बढ़ेंगे, वे कार्यकारी बनेंगे हमारे सुझाव। इस तरह की सारी कलाओं को हम अपने व्यक्तित्व में समाहित करते हुए एक अच्छे वक्ता बने, एक अच्छे चिंतक बने, और इस समाज को शिक्षित करने का सफलतापूर्वक कार्य करें। ये तो गणधर की गद्दी है, गणधर की गद्दी पर बैठकर हमें जीवन भर जो काम करना है, अपने इस अभ्यास क्रम के दौरान उस कला में हम अपने आप को मांझकर परिमार्जित होकर यहां से बाहर जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात समाप्त। आदरणीय भाई साहब के द्वारा दिए गए जितने भी सुझाव और जो भी प्रेरणाएं हैं उसको हम हमेशा बिल्कुल सिरोधार्य करते हैं और आगे भी इसको अपने जीवन में अपनाने का कार्य करते हैं। भाई साहब, परमात्मा प्रकाश जी का ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि उपाध्याय, कनिष्ठ, वरिष्ठ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, ऐसा दो विद्यार्थी रखते हैं। जैसा शास्त्रीय अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का विषय शास्त्रीय नहीं रख करके उनको कोई उस विषय से संबंधित जो विसंगतियां है उनका निराकरण, लाभ, हानि, वो उनका चिंतनात्मक विषय होता है। शास्त्र से हट करके थोड़ा
तो ये सभी कक्षाओं में नहीं होकर के शास्त्री अंतिम वर्ष वालों के लिए इस तरह का विषय अवश्य रखते हैं। वैसे जो अगली वीर शासन जयंती की गोष्ठी है उसके अंतिम 2 टॉपिक्स ये हैं, कैसे मनाएं वीर शासन जयंती, और उसके बाद का टॉपिक है, बहुत मार्मिक टॉपिक है, वीर प्रभु की हम संतान। किस प्रकार से हम इन चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। आज हम शास्त्री बनने जा रहे हैं, कल जाकर के हम क्या अपना मुंह दिखाएंगे यदि हम वीर भगवान के इतने शासन के संबंध में इतना ही नहीं बता सकते। अब बहुत विलंब न करते हुए भाई साहब पीयूष जी से भी हमको वचन लेने हैं, लेकिन उससे पहले हमारे आदरणीय दादा का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, इसलिए हम सर्वप्रथम उनसे आशीर्वचन जरूर लें और उसके बाद में हम आदरणीय भाई साहब से निवेदन करेंगे कि वे 2 शब्द कहें। आदरणीय दादा से निवेदन है कि वे आशीर्वचन रूप अपने उद्गार जरूर व्यक्त करें। सब विद्यार्थियों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो आप भविष्य में उज्जवल से बढ़िया बढ़िया काम करें। आज की जो गोष्ठी है यद्यपि ये प्रारंभ गोष्ठी है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये प्रारंभ हुआ है, ये अंततः सफलता में परिवर्तित हो और मैं इसे अपेक्षा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपेक्षा हमेशा बनी रहे और सब विद्यार्थी जो आगे बढ़ते रहें और ये कामनाएँ सबसे यदि मैं अधिक बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, अधिक नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी मेरे अंदर की भावना ये है कि सभी विद्यार्थी अपने उज्ज्वल भविष्य को बढ़ाएं और उज्ज्वल प्राप्त करें, भविष्य में अच्छे से अच्छे काम करें और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ें। ये मेरी मंगल कामना है सबके प्रति। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता शब्दों को तो लड़खड़ा सकती है, लेकिन जिस कलम को आपने अपने हाथ में थामा था और उसके कारण जितना साहित्य आपने सृजित किया है, आज हम सभी ये प्रण लेते हैं कि उस साहित्य को न तो सिर्फ पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, बल्कि उसे पल्लवित करने का भी आज प्रण लेते हैं। एक बार कर्तव्य होने से इस कर्तव्य को अपने हाथ में लेने का कार्य करेंगे। दादा हमेशा अपने वचनों को बहुत संक्षिप्त रखते हैं। आज पहली बार इन 3 सालों में मैंने तो उनकी इतनी देर तक उनको सुना है, इसके लिए हृदय बहुत गदगद भी हो रहा है और आपकी बात को सुनकर के ऐसा भी महसूस होता है दादा कि क्रमबद्ध पर्याय के विषय के संबंध में आप जितनी बातें कहते हैं, दादा की जो अभिनंदन ग्रंथ छपा था उसमें भी जो भावों को आपने क्रमबद्ध पर्याय से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया था, ये सारी चीजें इस बात को बताती हैं कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन को इतना खुश, वरना आप देखिए 83 साल का कोई, मैं गलत यदि उम्र गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे टोक देना। 83 साल का यदि कोई व्यक्ति आज आपके सामने इस हालत में आपको तत्व ज्ञान परोसने के लिए खड़ा हो सकता है, तो हम क्यों नहीं आज इन 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में इस काम का प्रण लें कि उनके इस कार्य को जन्म जन्मांतर तक, जब तक हमारी शक्ति है, इसे करते रहेंगे। अब बात थोड़ी सी बिल्कुल बदल रही है। जितना जोश हमने आज आया है, इस जोश का एक प्रतिरूपक मैं पहले भाई साहब आपके संबंध में पुष्प बाण की उपमा देना चाहता था कि किस प्रकार से एक पुष्प बाण क्या काम करता है। माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया, इसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभुवर भेंट किया। ये भेंट हमें आपके द्वारा प्राप्त हुई है,
लेकिन फिर मैंने सोचा इस उपमा में बिल्कुल दम नहीं है। दम तो इस बात में होगा यदि हम भाई साहब को एक नारियल की उपमा दें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इसमें भी आपको श्लेष अलंकार देखने को मिल जाएगा। सर्वप्रथम तो ये इस बात का कि आप यहाँ के मैनेजर साहब हैं, तो जितना भी श्री गणेश करना है वो बिना नारियल के तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये भी है भाई साहब कि आपके उन कठोर वचनों के पीछे आपके हृदय की कोमलता जिस स्फूर्ति, आनंद और सौम्यता से हमारे सामने प्रस्तुत होती है, उसके लिए नारियल से अच्छा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आकर के अपने उद्गार व्यक्त करें, और आप सभी से निवेदन है, भले ही समय कितना हो रहा हो, लेकिन इन बातों को जो भाई साहब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके सामने इस बात को बताने वाले हैं, यदि अवसर चूक गया तो क्या होगा। सम्मानीय मंच, प्रिय विद्यार्थी, और समय की मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, इसके लिए आप चिंतित ना हो। आज की इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन समारोह महाविद्यालय की गौरवशाली परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण परंपरा यह विचार गोष्ठी, और उसका यह आज एक खुशनुमा शाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत। गोष्ठी के संदर्भ में तो जब भी कभी मौका मिलता अपन बात करते ही करते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि संस्कृत में कहावत है, क्षणशः कणशः च धनम अर्थम च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण छोड़ेंगे तो विद्या नहीं आएगी, और कण छोड़ेंगे तो धन नहीं आएगा। निश्चित रूप से 5 साल आपको सर्वार सिद्धि जैसे मिले हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है। ये आप बाहर जाके देखें, और जो दूसरे विद्या अध्ययन करने वाले लोग हैं वे किस मेहनत के साथ और किस स्ट्रगल के साथ पढ़ाई करते हैं, आप उससे कोसों दूर हैं। इस वातावरण में आपको सिर्फ अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन कई विद्यार्थी इस अवसर का लाभ नहीं उठाते, और उनकी यह पीढ़ा जब वे शास्त्री बन के निकलते हैं तो वो ख्याल में आती है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये समय है आपके लिए कि आप अपनी उन्नति को भरपूर रूप से ऊंचे बढ़ा सकें, आप अपने आप को वैसा गढ़ सकें जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। और समय की कोई कमी नहीं है, न समय की कमी है न साधनों की कमी है। अगर कमी है तो सिर्फ इस सोच की कि मुझे कुछ बनना है। समस्या सिर्फ इतनी है कि जब हमारे पास समय होता है तो सोच नहीं होता है, और जब सोच आती है तो समय निकल जाता है। मैं आह्वान आप लोगों से इस बात के लिए करना चाहता हूं कि आप समय के साथ सोच को डेवलप करेंगे तो आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। महाविद्यालय की गोष्ठियों के संदर्भ में तो मुझे अभी कुछ ज़्यादा कहना है नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अवसर मिला है तो आप ईमानदारी से विद्यार्थी बने। केवल विद्या का ही प्रयोजन आपके चित्त में हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, कोई भी चीज हो, उसमें विद्या को ही के प्रयोजन को ही आप ऊर्ध्व रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक विद्यार्थी के रूप में निखर करके सामने आएंगे, जो आप अपने लिए भी उपयोगी होंगे, संस्था के लिए भी उपयोगी होंगे और समाज के लिए भी उपयोगी होंगे। बहुत सारी योजनाओं की बात चल रही थी, एक योजना की बात मैं भी बीच में करना चाहता हूं कि क्यों ना हम महाविद्यालय के लिए बुलेटिन की परंपरा शुरू करें। महाविद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी आजकल कविताएं लिखने लग गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लेख लिखने लग गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अपने और भी कई सृजनात्मक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम फोर्टनाइटली अथवा मंथली एक महाविद्यालय का बुलेटिन निकालें, भले 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, उसका कोई प्रकाशन नहीं है, आपने उसको समझ तैयार किया और तैयार करके नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, महीने भर वो लगा रहे, और जो भी विद्यार्थी हैं वो उसको देख सकते हैं, उससे प्रेरणा पा सकते हैं, जो भी आगंतुक अतिथि हैं वे भी उसको देख करके उससे लाभान्वित हो सकते हैं, और इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अनेक विद्यार्थियों को संपादन की कला आएगी, अनेक विद्यार्थियों को लेख लिखने की, समसामयिक विषयों को टच करने की, और कथा कहानियां, माने अनेक एंगल उसमें आप लोगों के डेवलप हो सकते हैं। अगर एक शास्त्री फाइनल की कक्षा इस विषय में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट से आपको इस बात के लिए बात करनी चाहिए। वे अगर इस बात को उपयोगी समझेंगे और अगर आपकी तरफ से आश्वस्त होंगे, क्योंकि ये खतरनाक काम भी है, तो अगर आपकी तरफ से वे आश्वस्त होंगे तो निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सब विद्या के प्रति स्वार्थी हों, विद्यार्थी बने, और केवल अध्ययन
में ही अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। भाई साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपको आश्वस्त करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब हम बिल्कुल समापन की ओर आ रहे हैं। देखिए भाई साहब के बारे में इतनी सी बात तो जरूर कही जा सकती है, देखन में छोटे लगे का पता नहीं भाई साहब, लेकिन शब्दन में छोटे लगे भाव करें गंभीर। इस प्रकार से भाई साहब ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। अब हम स्मारक की एक और कड़ी, जो कि आदरणीय अन्ना जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मात्र 2 शब्द कह करके इस सभा, अच्छा ठीक है, अन्ना जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भावना, देखिए एक बात आप कस करके गांठ बांध लीजिए, वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना सब जो बोल गया है वो तो कम से कम कर लो भाई। इसीलिए जितना भी आपके सामने अभी कहा गया है, सोचा गया है, समझा गया है, विचारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसी बात को हम मनाएं, चिंतन करें, मनन करें। इसी मंगल भावना से इस सभा को हम यही, अध्यक्ष महोदय है नहीं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय की विशिष्ट अतिथि की एवं मुख्य अतिथि की अनुमति से, अच्छा मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जिन कुमार जी को आह्वान करना चाहता हूं कि वे आकर के इस पूरे के पूरे आयोजन में जो हमारे विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि पधारे हैं, उनके आभार के लिए प्रस्तुत हुए। आदरणीय जिन कुमार जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी विद्यार्थी, शास्त्री द्वितीय वर्ष के समस्त विद्यार्थी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अब मंच से हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय प्रकाश जी, इनका स्वागत करने के लिए महाविद्यालय के उप प्राचार्य महोदय आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं, स्मृति चिन्ह बैठ करके उनका स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करें। ग्रंथ एवं स्मृति चिन्ह बैठ करें। और ट्रस्ट के कार्यकारी महामंत्री आदरणीय परमात्म जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, डॉक्टर अनिल जी साहब का आप स्वागत करें। आभार। ग्रंथ एवं स्मृति चिन्ह के माध्यम से उनका आप स्वागत करें। हम सभी विद्यार्थी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। मंच में आदरणीय बड़े दादा आदरणीय अन्ना जी, आदरणीय उप प्राचार्य महोदय परमात्म जी, शुद्धात्म प्रकाश जी, पीयूष जी भाई साहब एवं हमारे दैनिक श्रोता कैलाश चंद जी सेठी एवं तारा चंद जी साहब, हमारे महाविद्यालय के सह अधीक्षक गौरव जी, जिनेन्द्र जी और भी जो अध्यापक सब यहाँ उपस्थित रहे, सभी को हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सब साथ ही साथ छात्र तृतीय वर्ष, और वास्तव में छात्र तृतीय वर्ष के विद्यार्थी इस कार्यक्रम के लिए मैं देख रहा हूँ कल से ही निरंतर तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये 4-5 विद्यार्थी निरंतर तैयारी करके प्रेजेंटेशन और भी जो भी विशेष कार्यक्रम सभी उन्होंने बनाया, यहाँ प्रस्तुत किया। और इसी तरह साल भर जितने भी कार्यक्रम हो उसमें इस तरह आप अपना सहयोग करें और हमारे जूनियर विद्यार्थियों को इसी तरह आप प्रेरित करते रहें, यही मैं भावना पाता हूँ। धन्यवाद। अभी मंच में विराजे सभी अतिथियों की आज्ञा से कार्यक्रम की समापना की घोषणा यहीं से करता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय।